कच्छ के जखाऊ तट पर टकराने से पहले बिपरजॉय तूफान के कुछ कमजोर पड़ने की गुड न्यूज आ रही है, लेकिन सरकार ने एहतियाती कदम उठाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट है और तटीय इलाकों में रहने वाले 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम्स में पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड समेत तमाम एजेंसीज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान जैसे जैसे गुजरात के कच्छ की ओर बढ़ रहा है, इसका असर तेज होता जा रहा है। महातूफान से मचने वाली तबाही की आशंका के बीच 8 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही नेवी, एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिला प्रशासन और पुलिस समेत तमाम एजेंसियां मुस्तैदी के साथ एहतियाती कदम उठाने में जुटी हुई है। बिपरजॉय कुछ घंटों बाद कच्छ के समुद्री तट पर लैंडफॉल करने वाला है। रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये रूट है इसका। यही रास्ते में जाने का हम पूर्वानुमान किए हैं, मगर ये मोस्ट प्रोबेबल रूट है। इसमें थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है वो है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इधर हो सकता है उधर हो सकता है, मगर जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रूट है। उस रूट में साइक्लोन जा सकता है, वो जखाऊ के आसपास है। तूफान के लैंडफॉल करने में अभी कुछ घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन कच्छ के समुद्री इलाकों में उसका जबरदस्त असर कुछ घंटे पहले से ही देखने को मिल रहा है। कच्छ के मांडवी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। खुले आसमान के नीचे खड़ा होना अभी से मुश्किल हो रहा है। यहाँ मैं खड़ा था, यहाँ ये लगभग तटीय इलाका है, ये क्रीक है, दरिया का पानी यहाँ से होके गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती है और यहाँ काफी कुछ देखने के लिए होता है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में इसका करंट है वो बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया, लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। इस हवा के सामने इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल है। आप ये समझ सकते हैं कि जब इसकी रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे बढ़ेगी तो स्थिति क्या होगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी जो रफ्तार है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, लेकिन 150 किलोमीटर तक जाने वाली हवा अगर 140 तक भी पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि उस हवा के आगे किसी का भी खड़ा होना कितना मुश्किल है। महातूफान की विनाश लीला से लोगों को बचाने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें मुस्तैदी के साथ तैनात है। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाय में रखे गए हैं। अभी तक तटीय इलाकों में रहने वाले 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीमें भी शिद्दत से जुटी हुई हैं। हमने ऑलरेडी शिफ्टिंग करवा दिया है, 1000 लोग का हमने शिफ्टिंग करवा चुके हैं और ये बहुत ही दरिया के पास का विस्तार है और ये लोग फिशिंग का ही काम करते हैं, पर आज वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। विनाश का पैगाम लेकर गुजरात की ओर बढ़ रहे बिपरजॉय को लेकर गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के आला अधिकारी तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के साथ ही उनके खान पान की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। 20 किलोमीटर का विस्तार है, 120 गांवों का विस्तार है, 0 से 10 किलोमीटर का। उसमें से 46,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में मूव किया गया है। इसमें 5,000 जितने अगरिया जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम तैयारियों की गई हैं। 6 टीम एनडीआरएफ की, 3 टीम आरपीएफ की, 2 एसडीआरएफ की, 8 कॉलम आर्मी स्टैंड बाय रखे गए हैं। छोटा मोटा जो भी रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, इवैक्यूएशन में भी खूब मदद कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि बिपरजॉय से निपटने में सरकार ने हीला हवाली की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसकी विनाश लीला को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए गए हैं। कच्छ से आशुतोष मिश्रा और गोपी घंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए साइक्लोन का खतरा कितना बड़ा है, किस किस एरिया को ये प्रभावित कर सकता है, समझते हैं गुंजन के साथ। गुंजन के पास चलते हैं जो मैप के जरिए आपको समझाएंगे और बताएंगे कि खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि आज है फाइनली लैंडफॉल का दिन, क्योंकि क्रिटिकल इलाके हम देख सकते हैं इसके बाद। गुंजन,
बिल्कुल शगुफ्ता, मैं मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए तूफान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये आप इस बात से समझिए कि 1965 के बाद से तीसरी बार ये तूफान आ रहा है, यानी कि 1998, 1965 और उसके बाद अब ये 2023। तो गुजरात का एरिया इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये रहा साइक्लोन, क्योंकि इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है तो साइकिल फॉर्म में तो ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये है गुजरात का एरिया। इसको थोड़ा सा और अगर डीप समझने की कोशिश करें तो देखिए द्वारका, सलाया, जामनगर, भानवड़, पोरबंदर, जूनागढ़, गोंडल, राजकोट, ये पूरा वो इलाका है जो इससे प्रभावित रहने वाला है। ये है अरब सागर, जहां से ये विपरजॉय का जो तूफान है वो उठा है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। जब जलवायु परिवर्तन होता है तब इस तरीके के तूफान आते हैं और उसी का असर यहां देखने को मिल रहा है। अभी जो साइक्लोन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, करीब माना जा रहा है शाम को 4 बजे तक कच्छ के तटीय इलाकों में ये टकराएगा। और हमारे संवाददाता ने वहां से जो खास रिपोर्ट भेजी है उसमें भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेजी से तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं, बारिश हो रही है, इसलिए एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। तो ये वो पूरा इलाका जो अफेक्टेड रहने वाला है। ऐसे में आपसे अपील यही है कि आप सावधानी बहुत ज्यादा बरतें। शगुफ्ता जी जी, तो आइए सीधा रुख करते हैं पारस दामा का जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। पारस, आप ये बताइए कि इस वक्त आप जहां पर हैं वहां पर स्थिति कैसी है, हालात कैसे बने हुए हैं? जी, मुंबई का जुहू इलाका है, ये जुहू बीच का इलाका है जहां पर हम अभी मौजूद हैं। इस इलाके में एहतियातन तौर पर सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। जितनी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है मुंबई के 6 चौपाटियों पे एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, आप रोप्स देख रहे हैं, ये रोप्स लगाए गए हैं। इससे आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह जब हाई टाइड थी 10:40 को तब बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। हवा का दबाव भी काफी था, हवा अभी भी चल रही है, बट लहरें जो है वो अभी शांत हुई है। मगर जो सरकार है, जो प्रशासन है, पारस मैं लौटती हूँ आपके पास। पारस मैं लौटती हूँ आपके पास। गुजरात का रुख कर लेते हैं जहां पर आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, मैं यहां से जो देख पा रही हूँ कि आपके लिए खड़ा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, पीछे जो वेव्स हैं बहुत ज्यादा हाई है। क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? दरअसल साइक्लोन की लैंडफॉल का ये आगाज है और अब धीरे धीरे जो वेलोसिटी है हवा की वो और बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और उसमें ताकत भी बढ़ेगी। और इसीलिए समंदर, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं दरअसल ये समंदर भी नहीं है, ये क्रीक है, खाड़ी है। समंदर का जो गेटवे है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरा आपको उस तरफ ले जाने की, तो आप देखेंगे कि समंदर से कैसे ये पानी इस खाड़ी में आता है। इस खाड़ी में पानी हमेशा शांत होता है, कभी इतनी उग्रता लोगों ने देखी नहीं थी। 5-6 फीट गहरा होता है, यहाँ पर मछुआरों की नाव खड़ी होती है। लेकिन अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बयां करती है कि आखिर इस साइक्लोन का आगाज कैसा है, जब उसके लैंडफॉल का। तो अब ये जो पोर्ट इलाका है जिस पर हम खड़े हैं, समंदर की लहरें इतनी ऊंची हैं कि पोर्ट के अब ऊपर आ रही हैं और जब ये इससे टकरा रही हैं तो आप समझिए कि ये बेहद डरावना मंजर बना देता है। इस खाड़ी में कभी लोगों ने इतना पानी देखा नहीं था, यहाँ बाढ़ नहीं आती है, नाव खड़ी होती है, लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ वो ग्रामीण रहते हैं, मछुआरे रहते हैं, जहां से ज्यादा लोगों को हटा दिया गया था। और जब ये हवा की रफ्तार, चूंकि इस समय मुझे लगता है कि शायद जो ट्रेलर हम देख रहे हैं इसमें शायद जो संभावित रफ्तार है उसका आधा भी इस समय नहीं है, तो जब ये अपने अधिकतम क्षमता पर जाएगा 130-140 किलोमीटर पर, तब ये इतना होगा कि आप समझिए कि वो विनाशकारी तस्वीरें लेकर के आता है। ऐसा साइक्लोन जहां जहां से भी गुजरा है, जो भी बड़े स्ट्रक्चर है, जैसे वो सामने टेलीकॉम टावर है, मोबाइल टावर है, इलेक्ट्रिसिटी टावर है, कच्चे मकान हो, झुग्गी झोपड़ी हो, इन सबको तिनके की तरह साइक्लोन जो उठा के ले जाता है। अभी 1 घंटे पहले ही जब इसका पहला एक झोंका हमने महसूस किया, ऐसा लगा कि पैर जमीन से ऊपर उठ गए हैं, इतनी तेज। हालांकि अभी रफ्तार है, हम फिर भी संतुलन बना के खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो हवा इतनी तेज थी, ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने मिलकर आपको धक्का दे दिया है। और वो तब जब वो अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर हम उसको महसूस कर सकते थे। तो जब वैसी हालत शुरू होगी तब आप समझिए कि उस हवा के रास्ते में जो कुछ भी आएगा जो बेहद मजबूत नहीं है वो उस हवा के साथ बह जाएगा। और इसीलिए वो एहतियात के कदम, वो तैयारियां की गई थी कि नुकसान कम से कम हो, जान माल का नुकसान ना हो, और अगर एसेट्स को नुकसान पहुंचता है तो क्विक रिस्पॉन्स टीम, हालांकि इसका जो आकलन होगा कल सुबह के पहले नहीं होगा क्योंकि लैंडफॉल 3 बजे है, मैक्सिमम इम्पैक्ट 1 घंटे बाद शुरू होगा और ये कम से कम रात के 10-11 बजे तक उसका इम्पैक्ट चलता रहेगा। तो जो भी तस्वीर इस शहर की बदलेगी कल सुबह के उजाले के बाद ही हम देख पाएंगे कि मांडवी में इस साइक्लोन ने क्या कहर बरपाया है। जी आशुतोष, साफ साफ जब आप बोल रहे हैं तो आपका माइक कैच कर रहा है, हवाओं की रफ्तार वाकई तेज हो चली है, लेकिन आपके पीछे समंदर जो है अभी उस लहरों में उस तरह का उछाल नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि लहरों में कितने मीटर तक का उछाल देखने की उम्मीद है जब तूफान हिट करेगा?
देखिए तूफान के साथ साथ कई बार लहरों पर वो सीधा प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। ये निर्भर करता है कि दरअसल हाई टाइड का टाइम कब है। एक बार फिर कैमरा दरअसल उस तरफ कैमरे से दिखाना इसलिए भी मुश्किल है कि एक तो हल्की बारिश जो बौछार के साथ आ रही है और समंदर की लहरें जो टकराती हैं वो अपने साथ इतनी बौछार लाती हैं कि हवा की रफ्तार ऐसा लगता है कोई हेक्टर से मार रहा है। अब आप देखिए कि नीचे अमूमन जो पानी था वो उससे 7 से 8 मीटर नीचे हुआ करता था, लेकिन जैसे ही अब ये पानी बढ़ा है, हवा की रफ्तार बढ़ी है, हाई टाइड आया है, बोट का ये जो ऊपरी इलाका न सिर्फ इसको छू रहा है बल्कि इसके ऊंचा वो करंट पैदा कर रहा है और इसी को हम हाई टाइड की स्थिति कहते हैं। और वो बेहद जो है गंभीर, बेहद भयानक दिखता है इस तरह से। और आप समझिए, ये देखिए पूरा इलाका अब लगातार हम जो पिछले 2 घंटे में देख रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है। तो साइक्लोन अपनी पूरी रफ्तार के साथ 3 बजे आप समझिए उस इम्पैक्ट का जो असली चेहरा है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। आशुतोष एनडीआरएफ की टीमें एसडीआरएफ की टीमें नौसेना के जहाज को स्टैंड बाय पर रखा गया है। फिलहाल मुझे ये बताइए, जब उसका पूरा इंपैक्ट होगा, फाइनल इंपैक्ट होगा लैंडफॉल के बाद, तो ये टीमें पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगी। अभी फिलहाल जैसे आपने कहा कि हम डैमेज का आंकलन नहीं लगा पा रहे क्योंकि तूफान के बाद की जो तस्वीर होगी वो असली तस्वीर होगी, उसके बाद पता लगेगा कि हुआ क्या है। देखिए प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले तूफान का असर कहाँ होता है। जब हवा की रफ्तार तेज होती है, बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं वो उतर जाते हैं, टेलीकॉम टावर है वो गिर जाते हैं, जो भी पेड़ इसके रास्ते में आएंगे उनकी डालियां टूटते, पेड़ उखड़ के तिनके की तरह उड़ के सड़कों पर जाते हैं। जो लोग रिहायशी कैंपों में हैं, देखिए वहां भी पेड़ पौधे हैं, अगर उसका असर वहां होता है तो नुकसान पहुंचेगा। तो सबसे जरूरत है कि एम्बुलेंस पहुंच जाए, दवाइयां हैं, खाने पीने का जो साधन है वो समय पर पहुंचता रहे। तो सड़कों को रिस्टोर करना है, उसके लिए ही एनडीआरएफ की टीम, नगर पालिका की टीम, एसडीआरएफ की टीम और यहाँ स्थानीय पुलिस, इन सबने क्विक रिस्पांस टीम बनाई हुई है। और वो क्विक रिस्पांस टीम क्या करेगी? देखिए कुछ लोग उसी टीम के साथ जो काम कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि हवा की रफ्तार बता रही है, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचेंगे, टावर गिरेंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो किस तरह का एक्शन नगर पालिका, एसडीआरएफ और तमाम एजेंसियां उठाएंगी? प्रशासन ने जो अभी तक की तैयारी की है उससे लगता है कि कम से कम ये अभी जो दिखाई रहा है, ये जो साइक्लोन आएगा तो उनके हिसाब से पूरी तैयारी तो की गई है। हमारे सांसद, हमारे विधायक पूरी तरह से सजग है। अभी हमारी नगर पालिका की टीम, एनडीआरएफ टीम शहर के लिए, तालुके के लिए खड़े पगे रहेगी। स्टैंड बाय पर है सारी टीम। और जब वो इम्पैक्ट, देखिए इस समय भी मॉनिटरिंग हो रही है। हम जहां खड़े थे थोड़ी देर पहले पुलिस की टीम यहाँ मुआयना करने गई थी। क्रीक के उस पार एक छोटा सा गांव है, वहां भी इस समय एनडीआरएफ की टीम और दूसरे तमाम लोग मौजूद हैं। तो अगर पानी गांव में एंटर करता है, देखिए तटीय इलाकों में क्या होता है, गांव और शहरों का पानी जो है समंदर में आता है। यहाँ अगर लहर ऊंची जाती है, पानी का स्तर बढ़ता है तो ये पानी गांव में जाएगा तो बाढ़ जैसी स्थिति होगी। तो इन सब का आकलन, पल पल का अपडेट और उन्हीं अपडेट के साथ ही काम चल रहा है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि जब तक इम्पैक्ट होता नहीं है तब तक ये समझना मुश्किल होगा। की कोशिश जरूर की गई है और उसी हिसाब से वहां पर तैयारियां भी कर ली गई हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पारस भी बने हुए हैं, मुंबई का सूरत हाल वो बता रहे हैं। पारस, मुंबई में इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन क्या कुछ लोगों को वहां के तटीय इलाकों से भी पिछले दिनों दूर शिफ्ट किया गया था? क्या जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, अभी भी कुछ इलाकों में है? जी बिल्कुल, मुंबई और महाराष्ट्र पे भले खतरा टल गया हो, मौसम विभाग ने आज सुबह ही ये बात क्लियर कर दी है कि अब मुंबई और महाराष्ट्र पे खतरा नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट आपको जब जगहों पे होगा उसका इम्पैक्ट, तब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मुंबई में भी दिखने में आ सकता है। ऐसे में अभी भी टीमें स्टैंड बाय पे है, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एनडीआरएफ की टीम हो। ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में जहाँ पे अक्सर हमने ऐसी चीजें देखी हैं, जब ऐसी आपदाएं आती है वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो स्टैंड बाय पे सारे एजेंसीज हैं उनको रखा गया है। मुंबई का बीच इलाका जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी जो मुंबई पुलिस है उनको तैनात किया गया है। जितने भी आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये वहाँ पर लाइफ गार्ड्स की 10-12 लोगों की टीम जो है वो तैनात की गई है। शिफ्ट्स में ये लोग आ रहे हैं कि अगर कुछ भी अप्रिय घटना घटती है या इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे लोग रहने चाहिए, एजेंसीज, टीम्स रहनी चाहिए, जिससे लोगों की मदद जल्द से जल्द की जा सके। वहीं किसी को अभी तक शिफ्ट नहीं करवाया गया है। बस जो लोग तट के आसपास रहते हैं, समुद्री कोस्ट के आसपास रहते हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो थोड़ा ध्यान रखें,
एहतियात बरतें कि अगर बहुत ज्यादा लहरें आ रही हैं तो थोड़ा सा दूर चले जाए वहां से। वहीं आम लोग जो मुंबई की चौपाटी एरिया है या मुंबई के समुद्री इलाके में घूमने आते हैं उनके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी है। मुंबई पुलिस के लोग जो हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं, बीएमसी है, लाइफ गार्ड्स हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की आप बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के कुछ ऐसे इलाके हैं रायगढ़ जैसे, वहां पे तैनात स्टैंड बाय पे रखा गया है उनको, क्योंकि अगर अचानक से कुछ होता है, ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है या तूफान का अगर कुछ फेरबदल होता है इस पूरे मामले में तो तुरंत रिएक्ट किया जा सके, तो स्टैंड बाय पे सब लोगों को रखा गया है। मगर मौसम विभाग ने सुबह ही क्लियर कर दिया है कि मुंबई और महाराष्ट्र से ये जो तूफान है वो चला गया है और कोई वार्निंग अभी लोगों को नहीं दी है, बट एहतियातन तौर पर जो है सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहा गया है और समुद्री किनारों से दूर रहने के लिए हिदायत दी गई है। जी आशुतोष, ये तो कहा जा रहा है कि जखाऊ पर जो है लैंडफॉल होगा और करीब आसपास के 460 गांव जो हैं खाली कर दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है, लेकिन ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है? इधर से आओ, इधर से। आशुतोष, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है आशुतोष से हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी, संपर्क टूट गया है। फिलहाल पारस का एक बार रुख करते हैं। पारस, कई बार अनुमान से ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसके लिए तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसे क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पेड़ टूटेंगे, पानी भरेगा और क्या हो सकता है जिसके लिए प्रशासन अलर्ट है? जी बिल्कुल, नेचुरल कैलेमिटीज का आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जो प्राकृतिक आपदा होती है वो कभी भी घूम सकती है, कभी भी जो है ऐसी जगहों पे हो सकती है जहां पे आपने नहीं सोचा होगा। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है प्रशासन द्वारा, क्योंकि जैसे एक पहले ये कहा जा रहा था कि मुंबई को हिट करेगा, फिर मुंबई से वो डाइवर्ट होकर गुजरात की ओर बढ़ गया, मगर पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से हम इसका इम्पैक्ट देख रहे थे वो बहुत ज्यादा भयानक था। जितनी अब लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी वो देख के थोड़ा सा लोगों में जो था वो डर था नहीं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो है बहुत सारे ऐसी चौपाटी के इलाके हैं मुंबई के, वहां पर रेस्ट्रिक्शन ला दिया है कि जब तक हिट आउट नहीं करता है साइक्लोन, जब तक जखौ के पोर्ट पर नहीं पहुंच जाता है, जब तक वो काम डाउन नहीं होता है, तब तक लोगों को यहां आने ना दिया जाए। वहीं सिक्योरिटी की बात करें तो मुंबई पुलिस तैनात है हर चौपाटी पे, एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो अलर्ट मोड पर है, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ मुंबई कोस्टल लाइन है तो जो फिशरमैन की समाज है वो भी वहां रहते हैं, तो उनको भी सी में उतरने से मना किया गया है, उनको भी समुद्र से जाने से मना किया गया है जाने से कि जी पारस, आपके पास लौटेंगे, एक बार करते हैं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव का। अनुपम, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है, इस वक्त जो है हालात सुलझे हुए हैं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है, तूफान रफ्तार पकड़ रहा है। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी जो एक बार आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तूफान के चलते संपर्क नहीं बन पा रहा, कई बार जो है कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, लेकिन पारस हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। पारस, आप बताइए, आप जो बता रहे थे कि तैयारी जो है, चाहे तूफान का खतरा उस लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी तैयारी पूरी है, बताइए उसके बारे में। और जी बिल्कुल, तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि मानसून का समय सामने आ रहा है, तो मानसून से पहले जो है वो बीएमसी हो या प्रशासन हो बहुत सारी तैयारियां करते हैं। इस बीच ये साइक्लोन की खबर जब सामने आई उसके बाद और चपरता से जो है ये तैयारियां की गई, जिसके मद्देनजर एनडीआरएफ को सतर्क किया गया है, नेवी, कोस्ट गार्ड, सारे लोग जो है वो अलर्ट मोड पे हैं। आप अगर देख पा रहे हो तो बीच पे लगातार आपको लाइफ गार्ड जो है वो यहाँ पेट्रोलिंग करते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये सिर्फ मंजर, ये तस्वीरें सिर्फ एक चौपाटी की नहीं है, मुंबई में जितने भी चौपाटी हैं उन सब पे इतनी ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एनडीआरएफ हो, वो सब अलर्ट मोड पे है। समुद्री इलाका जहां जहां पड़ता है वहां पर कंटिन्यूस जो है वो हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं कि अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है तो उसको जल्द से जल्द रोका जा सके। जैसे 2 दिन पहले जो एक घटना घटी थी इसी बीच पे जहां पर हम खड़े हैं, 5 युवा जो है वो डूब के 4 लोगों की मौत हो गई थी और एक
को बचाया गया था। तो इस तरीके के वाकये, इस तरीके की सिचुएशन में ना हो, उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। बारिश का समय है, बारिश अब प्री मानसून शावर्स भी मुंबई में शुरू होना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में तैयारियां बहुत सारी कर ली गई हैं। जो छोटे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पे भी साफ सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। और इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए अलग अलग एजेंसियों को जो है वो अलर्ट पे रखा गया है। जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि एनडीआरएफ हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, मुंबई पुलिस हो, लाइफ गार्ड हो, ये सारे लोग अलर्ट मोड पे है। लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। पारस लौटती हूँ आपके पास और अपडेट के लिए, पारस लौटती हूँ आपके पास और अपडेट के लिए। इसी बीच चलिए आपको बता देते हैं कि खतरा जो पल पल लगातार करीब आता जा रहा है, उसे टाला तो नहीं जा सकता। उम्मीद की जा सकती है कि खतरा टल जाए, किसी प्रकार का ज्यादा नुकसान किसी को ना हो। तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे गुजरात की समुद्री सीमा के करीब पहुंच रहा है। शाम 4 बजे के आसपास से कच्छ के समुद्री तट से टकराने वाला है। आइए आपको दिखा देते हैं कि ये सुबह 6 बजे से हर घंटे तूफानी हवाओं की रफ्तार किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। ये उफनती लहरें आज सुबह से ही महातूफान की आहट देने लगी थी। सुबह 6 बजे कच्छ के मांडवी में समंदर की हलचल बढ़ गई। आज सुबह लहरें कल के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊंची उठ रही थी। तूफान बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक ये तूफान कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा। लैंडफॉल के वक्त तूफानी हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मुंबई के समंदर में भी सुबह 6 बजे कल के मुकाबले ज्यादा हलचल दिखी। समंदर की उफनती लहरों के साथ साथ यहां हवा की रफ्तार भी बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जैसे जैसे तूफान की कच्छ से टकराने की घड़ी करीब आ रही है, लहरों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। सुबह 7 बजे हवाओं के शोर में आने वाले खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। तूफानी हवाओं की तेज रफ्तार बिपरजॉय की ताकत का एहसास करा रही थी। गुजरात के समंदर तट खाली करा लिए गए। मौसम विभाग तूफान की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी सुबह 7 बजे के बाद हवाओं की रफ्तार बढ़ी हुई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थी। एहतियात के तौर पर मुंबई के सारे बीच खाली करा लिए गए। तूफान बिपरजॉय कच्छ के पास हिंदुस्तान की समुद्री सीमा से टकराएगा। ये टक्कर शाम के वक्त होगी, लेकिन सुबह 8 बजे से ही कच्छ के पूरे इलाके में तूफानी हवाओं का असर दिखने लगा। देखिए जिस तरीके से चक्रवात कच्छ की ओर आगे बढ़ रहा है, करीब 210 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जहां जखाऊ का जो पोर्ट है वहां से 210 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मांडवी और ये सारी जगह जो है वहां पे चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम मांडवी पोर्ट पर मौजूद है। यहाँ कस्टम का ऑफिस आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना बेहद डिफिकल्ट से हो रहा है, क्योंकि तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, बारिश भी लगातार यहाँ पे हो रही है। गुजरात के कच्छ में तूफान बिपरजॉय शाम को टकराएगा, लेकिन सुबह से ही समंदर की लहरें कई फीट ऊंची उठने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे कच्छ के मांडवी में तूफानी हवा पर सवार लहरें किनारों से टकरा रही थी। हवा की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। तेज बरसात के साथ साथ ये जो क्रीक है, समंदर से काफी दूर का इलाका है, जो क्रीक आप देख पा रहे हैं, लहरें कितनी भयानक हो चुकी हैं। और इन लहरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब साइक्लोन टकराएगा तब वो अपने साथ क्या तबाही लेकर के आएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि उसकी इंटेंसिटी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो आप समझ सकते हैं अंदाजा क्या होगा। मेरे ठीक पीछे जो शहर है वो वहां पूरी तरह से सन्नाटा है, बिजली काट दी गई है, लोग सुरक्षित इलाकों पर निकाले गए हैं। लेकिन जैसे ही लैंडफॉल शुरू होगा उसके पहले का असर हम यहाँ देख रहे हैं। तेज हवाएं जो है
शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। कैमरा लगातार हिल रहा है, लगातार 2 लोग उसे पकड़ के खड़े हुए हैं, तब जाके जो ट्राइपॉड है वो लगा रहता है। तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है वो यहाँ पे हवा चल रही है। आपको पेड़ भी दिखाने की कोशिश करूंगी, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो विंड स्पीड है वो करीब अभी मानी जा रही है कि 90 के आसपास ये विंड स्पीड चल रही है, जिसकी वजह से तेज हवाएं और खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। लगातार इसी तरीके से, क्योंकि देखिए समुद्र में जो तूफान चक्रवात बना है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मांडवी में तक दिखने लगा है और मांडवी के आसपास का जो इलाका है लगातार कल रात से ही यहाँ पे बारिश चल रही है और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त यहाँ पे हवा चल रही है कि खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। करीब 15 मिनट से इसी तरीके से हवाएं चल रही है और माना यही जा रहा है कि ये हवाएं रात तक रहेगी। इसी तरीके से हवाएं जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि 12 बजे समुद्र में हाई टाइड शुरू होगा और 12 बजे के बाद जो वाटर लेवल है समुद्र का वो काफी तेज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी भी दिखाई सुबह 10 बजे कच्छ के मांडवी में मौसम ने अचानक करवट ली और यहाँ जोरदार बारिश होने लगी। ये बारिश इतनी तेज थी कि विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई। इस तूफानी हवा में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 10 मिनट पहले जो यहाँ पर स्थिति थी, यहाँ खड़े होना मुश्किल था, लेकिन अब आप जो स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पीछे जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ ये लगभग तटीय इलाका है, ये क्रीक है, दरिया का पानी यहाँ से होके गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती हैं और यहाँ काफी कुछ देखने के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में इसका करंट है वो बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। इस हवा के सामने इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल है। तो सुबह 11 बजे के बाद कच्छ के इलाके में बारिश तो थम गई, लेकिन लहरों का उफान सुबह के मुकाबले काफी बढ़ गया। मांडवी इलाके में लहरें अब कई फीट और ऊपर उठ रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि तूफान की तीव्रता कुछ कम हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुजरात में इस वक्त तूफान की तीव्रता जो है उसके बढ़ने के आसार बने हुए हैं, क्योंकि 3 बजे तक लैंडफॉल होने का अनुमान है, लेकिन सुबह कुछ देर के लिए तीव्रता कम हुई थी। ठीक 15 मिनट पहले यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया जा सकता था। बारिश इतनी ज्यादा थी, विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त तेज हवाएं हैं। हालांकि बारिश जो है वो रुक चुकी है, लेकिन समुद्र का पानी उफान पर है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन है कि किस तरीके से समुद्र का पानी जो है वो अब उफान पर है। यहाँ से थोड़ा सा हटके रहना ही बताया जा रहा है, जो पोर्ट का ऑफिस है, कि सावधानी बरती जाए। साथ ही मौसम विभाग के जरिए भी कच्छ के पूरे इलाके के लिए अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज का पूरा दिन और कल 16 तारीख को ये पूरा 2 दिन यहाँ पे रेड अलर्ट दिया गया है। जो हवा की रफ्तार रहेगी 12 बजे के बाद से बताया जा रहा है कि ये हवा की रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार से हवाएं चलेगी। साथ ही आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, यहाँ पे पॉट पे हम जहाँ मौजूद है बिल्कुल समुद्र का किनारा है, खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो वैसे में आप देख सकते हैं कि समुद्र भी काफी ज्यादा उफान पर है। अब पानी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है और लगातार जो हवाएं हैं वो तेज होती जा रही है। तो चक्रवाती तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी गंभीरता भी दिखाई दे रही है तस्वीरों के माध्यम से। गुजरात में समंदर किनारे दस्तक दे रहा तूफान बिपरजॉय शांति से गुजर जाए, इसके लिए देश भर में प्रार्थना और दुआओं का दौर लगातार जारी है। समंदर देवता को शांत करने के लिए कहीं पूजा अर्चना की जा रही है तो कहीं यज्ञ में आहुतियां भी दी जा रही हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय शांति से गुजर जाए, इसके लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। समंदर के देवता को शांत करने के लिए कई जगहों पर पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहे हैं। तूफान के दायरे में आने वाले इलाकों में लोग सलामत रहें, इसके लिए देश के कई भागों में पूजा अर्चना और शांति यज्ञ जैसे काम किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में मथुरा के मंदिर में भी तूफान का असर कम करने के लिए शांति यज्ञ आहूत किया गया। यहाँ 21 ब्राह्मण 3 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि ये चक्रवात थम जाए। हमारे देश के ऊपर यह एक चक्रवात तूफान का जो बिपरजॉय जिसका नाम दिया गया है, यह प्राकृतिक आपदा मंडरा रही है, जिसमें सभी एजेंसियां अपने अपने अनुसार जनहानि को रोकने के लिए, जीव हानि को रोकने के लिए सहयोग कर रही हैं। तो हम सभी का भी परम दायित्व है कि हम लोग भी उसमें सहयोग कर सकें। तो सभी ब्राह्मणों का एक परम दायित्व है कि प्राकृतिक प्रकोप से शांति के लिए देवताओं से प्रार्थना करना तथा माता भगवती से आराधना करना। इसी के लिए यह त्रिदिवसीय सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन में 21 ब्राह्मणों के द्वारा यह एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। प्रकृति से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। अरब सागर से उठे इस बवंडर को शांत करने के लिए राजनीतिक गलियारे में भी हलचल सी मची है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भगवान की शरण में पहुंचे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस चक्रवाती तूफान से बचने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बिपरजॉय तूफान को मद्देनजर रख के जो व्यवस्थाएं करनी थी वो व्यवस्था पूर्ण करने के बाद सभी ब्राह्मण जीवों के साथ भगवान द्वारकाधीश के चरणों में वंदन करके मंत्रोच्चार के साथ द्वारका की सुरक्षा, पूरे राज्य की, देश की और सृष्टि की सुरक्षा के लिए भगवान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए और मंत्रोच्चार में भाग लिया है। तूफान से राज्य के लोगों की हिफाजत को लेकर केंद्रीय मंत्री दर्शना जारदोश भी द्वारका मंदिर पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो इस तूफान से लोगों की रक्षा करें। सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। मुझे पोरबंदर जिले के लिए जिम्मेदारी दी है। वहाँ आज मेरे साथ सांसद रमेश धड़ुक जी भी थे। हम लोग बॉर्डर तक आए हुए थे माधवपुर बीच से, तो आज वहाँ माधवराय मंदिर में भी दर्शन किए कि सब प्रजा की ये सुख शांति बनाए रखना और इसी तरह से ये जो विपदा आई हुई है इसमें बचने के लिए आज द्वारकाधीश का भी दर्शन कर लिया। गुजरात के मांडवी में स्वामीनारायण मंदिर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पहल करते हुए डिब्बों में खाना पैक कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। बताया गया कि एक दिन पहले 5000 से ज्यादा खाने के पैकेट्स तैयार किए गए। हम खुद मांडवी के आसपास जो इलाका है, छोटे छोटे गांव है, समुद्र किनारे तट पे जो लोग रहते हैं, वो सबके पास ये संत, ये आश्रित लोग खुद जाकर उसको ये प्रसाद भगवान का हम देंगे और थोड़ा पार्सल करके हम कलेक्टर श्री को अर्पण करेंगे। वो सरकार श्री उसका जो सरकारी आदमी है उसके साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां एक तरफ तूफान के असर को कम करने, तूफान से लोगों की सलामती की दुआ मांगी जा रही है, वहीं इस बीच गुजरात के समंदर किनारों पर हलचल मची है। तटों पर ऊंची ऊंची खतरनाक लहरें हिलोरे मार रही हैं। अनुमान है कि कच्छ के जखौ पोर्ट से जब तूफान टकराएगा तो उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस रफ्तार का अनुमान देख बड़े नुकसान की आशंका है, जिसे कम करने के लिए केंद्र और राज्य की तरफ से सभी प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्री इम्पैक्ट तो आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंडफॉल का वक्त है 3 बजे का, उसके बाद का पोस्ट इम्पैक्ट क्या होगा वो भी तस्वीर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख सकते हैं। भले ही चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खौफ परेशान कर रहा है, लेकिन गुजरात में कई परिवारों को इस खौफ के साए के बीच में खुशियों की सौगात मिली, जो उनके लिए अनमोल और खास तोहफा है। दरअसल द्वारका जिले में तूफान से लोगों को बचाने के लिए सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। इसी बीच 181 गर्भवती महिलाओं को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। इनमें से 9 महीने की अवधि पूरी करने वाली 169 गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि 14 जून की रात इन बच्चों ने जन्म लिया है।